अब मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, ये जो रेडियो साइलेंस है इस पूरे घटनाक्रम पर, ठीक है, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज ईरान की डिप्टी मिनिस्टर न्यू दिल्ली में है, क्या बातचीत होगी, क्या करने वो आए हैं ये नहीं पता। इस बीच में अमेरिका ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, और इरादा तो नहीं लग रहा है कि ये वॉर बहुत जल्दी शायद खत्म होगी। ऊपर से एक पाकिस्तान का एक स्पाई है, एक जासूस है, जिसने कन्फेस किया है कि भाई ईरान ने उनको हायर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को और बाइडेन को मार दिया जाए। तो ये जो ट्रंप किल प्लॉट है, अब ये भी एक सामने आ गया है। बहुत सारे लेयर्स इसमें जुड़ गए हैं। लेकिन आज भारत को आप कहां पाती हैं इस ईरान इजराइल युद्ध में? भारत चुप पहले भी था, भारत आज चुप तब भी है, जबकि इंडियन ओशन के आसपास अब इस पूरे युद्ध की आंच महसूस होने लगी है। नमस्कार नीलू जी, आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को। आज मैंने देखा, पिछले एक्चुअली कल से देख रही हूँ मैं, कि जनरल जीडी बख्शी हों, जनरल विशंभर दयाल हों, जनरल यश मौर्य हों, या आज तो एडमिरल अरुण प्रकाश, लगातार हमारे सेना के वे लोग जिन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया है, अलग अलग मुहिम पर किया है, ये सभी लोग बात कर रहे हैं। और जनरल जीडी बख्शी ने तो ये कहा कि हमें अमेरिका के सामने लेटने की क्या जरूरत है। आज सुबह जनरल एडमिरल अरुण प्रकाश ने, मैंने जो एक उनका छोटा वीडियो क्लिप देखा, उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा है कि टेक्निकली हमारी जिम्मेदारी हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली हम इससे बरी हैं कि हमारी वाटर्स में, हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे नियंत्रण पर जो जहाज यहाँ आया था, अगर वो जाते समय उसके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है, तो हम नैतिक रूप में कम से कम इतना कर सकते हैं कि भर्त्सना कर सकते, क्योंकि हमारे निमंत्रण पर वो आया था। 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक अलग अलग एक्सरसाइजेस में आयरिस ने भाग लिया था। और उसके बाद हमारी विशाखापट्टनम में ये जहाज रहा। तो आप ये देखिए, जब एडमिरल अरुण प्रकाश, जो कि खुद एक पूर्व नौसेना अध्यक्ष रहे हैं 2004 से 6 के बीच में, अगर वे ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चूंकि टेक्निकली वो हमारे क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आप देखिए कि हमसे करीब 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था ये जहाज, और श्रीलंका के ज्यादा पास थे, तो श्रीलंका ने अपनी नौसेना को उतारा, श्रीलंका ने अपने तटरक्षक बल को उतारा, जो उनकी कोस्ट गार्ड थी उसको उतारा, और उन्होंने मदद की, और उन्होंने ही वो 30-32 लोगों को बचाया, क्योंकि जहाज बहुत तेजी से अंदर डूब गया था। तो ये एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि इस तरह से भारत का कोई पक्ष ना लेना। हम अपने आप को कहते तो आए थे कि हम नानक, बुद्ध, कबीर और रस खान और सारे ऐसे लोगों के देश हैं जिन्होंने शांति को हमेशा बढ़ावा दिया। आज भारत एक भीरू देश की तरह कहीं छुपा हुआ दिखता है। आपको ये भी पता चला होगा कि जो इन जहाजों का इंश्योरेंस होता है, वो भी सारी कंपनियों ने खारिज कर दिया है, और बहुत सारे जहाज सिर्फ इसलिए हार्मोज की तरफ सेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका अब कोई इंश्योरेंस नहीं है, और जो प्रीमियम था, वॉर वाला जो प्रीमियम वाला इंश्योरेंस था, वो कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देखिए, अगर मैं इस बात का कोई समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत समानता दिखी, इसलिए मैं कह रही हूँ। टकर कार्लसन को आपने सुना होगा, वो पूर्व फॉक्स न्यूज के थे और उन्होंने टीवी जर्नलिस्ट रहे हैं, अभी स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ही कई उनके मित्र देशों के ऊपर बम गिरा दिए, जिससे कि वो लोग भी हड़बड़ा कर और खौल जाएं, और वो फिर ईरान के ऊपर साथ में हमला करें। ये बात मुझे बिल्कुल आरएसएस जैसी स्ट्रेटेजी लगती है। जब जब चुनाव होते हैं, किसी हिंदू जुलूस पर, मुसलमानों के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अनुषांगिक संगठन हो गए, या अलग अलग जो विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, ये सारे लोग कोई पत्थर चला देते हैं। एक मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, मैं उसका ही हवाला लेके बताऊंगी, कि ये बोला गया कि एक व्यक्ति ने उस जुलूस पे, रामनवमी के जुलूस पे पत्थर चलाया। उस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे, उस व्यक्ति के घर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, और 4 महीने के बाद, चुनाव के 2 महीने के बाद,
जब ये पता चला कि जब निर्णय आया तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, तो सरकार ने उसे मुआवजा दे दिया, लेकिन तब तक जो हिंदू मुस्लिम करना था वो कर लिया। इसी तरह से हर बार हम देखते, पिछले 2-3 सालों में तो लोग सामने आ गए हैं, उनके नाम सामने आ गए हैं कि मंदिर पर कीचड़ फेंका या कोई जानवर मार के डाल दिया, और ये इल्जाम लगाने की कोशिश थी कि ये मुसलमानों ने किया है। तो इसी तरह से इजराइल भी, क्योंकि आरएसएस अपना, बीजेपी और आरएसएस बहुत सारे अपने जो चीजें हैं वो इजराइल से लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया है कि जो किताब थी स्टार्टअप नेशन, उसके जरिए हमारे यहाँ अग्निवीर जैसी स्कीम आई, जिसके कारण सेना कमजोर हो गई। हमारी गोरखा रेजिमेंट जो थी, वहां के लोग अब चीन की तरफ जाने लगे हैं, वहां की सेनाएं ज्वाइन करने लगे, नेपाल के लोग जो हमारे यहाँ आते थे वो लोग उधर जाने लगे हैं। तो ये जो एक साजिश लगती है कि इजराइल केवल अपने चुनाव के मद्देनजर, अपने पावर गेम में, एक तो उसने अमेरिका को लपेटा, या इसका उल्टा हो सकता है मिड टर्म रेफरेंडम के लिए, या हो सकता है कि एक साझा इनका उद्देश्य रहा हो कि तुम अपना चुनाव निकालो और मैं अपना मिड टर्म रेफरेंडम है उसे निकालता हूं। तो इस चक्कर में, इस पावर गेम में जनता पिस रही है। अभी मैं देख रही थी, एक कार्टूनिस्ट है, उनके कार्टून्स अक्सर एक पॉलिटिक्स नाम के प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, उनके अपने जीजा जी वो बार बार अपने मिनिस्ट्री को लिख रहे थे कि कुछ बताइए क्या हुआ क्या हुआ, और बाद में मैं उनका ट्वीट देखती हूँ कि उनके जो जीजा जी थे उनको, उनकी मौत हो जाती है और उनकी हड्डी हड्डी तक सब जल गया उस अटैक्स में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो एक बात है, लेकिन भारत कहाँ खड़ा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर हमारी जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, ग्लोबल पटल पर, वो कायम है। आज एक यूएस की पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने, भारत को, इजराइल को लेके जो कहा, वो किसी टीवी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे भी कहा नहीं जा सकता। इतनी भद्दी बात उन्होंने कही। लेकिन वो जो मदरलैंड और फादरलैंड वाला डायलॉग नरेंद्र मोदी जिससे भी लिखवा कर बोल के आए थे, सबसे पहले उसे बर्खास्त करें, क्योंकि इस तरह की चीजों से ही हमारे देश के ऊपर इतनी भद्दी बातें कही जा रही हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं, क्या आपने सुना है वो जो कहा है अमेरिकन पत्रकार ने? बहुत ही घटिया बात कही है। हमारा देश जो कहा तो एक तरफ निर्गुट देशों का अगुवा होता था, आज क्या क्या नहीं हमें सुनना पड़ रहा है। भारत को अपना पक्ष लेना पड़ेगा, जरूरी है इस समय, क्योंकि आप सबको मालूम है और हम सबको मालूम है कि हमारे रामायण में जटायु बहुत वीक था। रावण के सामने उसका उतना कोई वर्चस्व नहीं था, ताकत नहीं थी, लेकिन जटायु ने पक्ष लिया था, दबंगई और गुंडे के खिलाफ पक्ष लिया था बिल्कुल। आप आज ये सोचे कि कितने सारे लीडर्स बोल रहे हैं इस बात को कि भारत का एक पिविटल रोल होना चाहिए। मैं अलेक्जेंडर स्टूप, जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, आज मैं सुबह इंडिया टुडे पर उनका इंटरव्यू देख रही थी, आधे घंटे का 20 मिनट का करीब वो इंटरव्यू था। अनुमा जी से भी और मनीष से एक रिएक्शन लेना है। अनुमा जी, क्या ये एक साजिश है, जो बात अजय शुक्ला, और मैं ट्वीट इसको रख रही हूँ स्क्रीन पर ताकि लोग देखें उन्होंने क्या लिखा है, क्या ये अमेरिका, इजराइल और भारत की एक साजिश है जिसके तहत इस आयरिस डेना को डुबोया गया? जी अनुमा जी, इन वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ। अजय शुक्ला जी का के साहस की सराहना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके वेलबींग के लिए, क्योंकि ये सरकार इस समय सभी को, जो लोग सच बोल रहे हैं उनको टारगेट कर रही है। और बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, कि आरएसएस और इजराइल का एक ही तरह की सोच है। पहले खुद एक साजिश करते हैं, दूसरे के नाम से कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, और फिर दूसरों के सामने ये दिखाते हैं कि ये गड़बड़ कहीं और से आई है। जिस तरह से हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा बार बार किया जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अजय शुक्ला जी के अंदर इतना साहस है, नैतिक बल है, कि उन्होंने स्पेड को स्पेड कहने की हिम्मत दिखाई। और ये बहुत साफ दिख रहा है कि भारत जैसा 140 करोड़ का देश, जिसकी यही एक ताकत भी बहुत ज्यादा थी, उसके प्रधानमंत्री से बार बार ये कायराना काम क्यों हो रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अभी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पर हम जानते हैं, जैसा कि उनका पैटर्न रहा है, उन्होंने ना तो कोविड में ना और जगहों पे कभी भी वो तब नहीं आए जब वो क्राइसिस चल रही थी। जब क्राइसिस अपने आप सुलझेगी, तब प्रधानमंत्री जी सामने दोबारा नमूदार हो जाएंगे।